हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी। स्पेशल तौर पर आप सभी को पता होगा कि रीट एग्ज़ाम में या फिर आरपीएससी जो भी टीचर से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में एनसीईआरटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आप लोगों को बेसिक कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ में ही जो स्टूडेंट 8th क्लास में हैं उनके लिए तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और बेल आइकन जरूर दबा लिया करो और वीडियो को लाइक वाइक भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर यहाँ पर जो है क्लास 8th एनसीईआरटी विज्ञान विषय का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। पहला चैप्टर फसल से संबंधित था, दूसरा चैप्टर जो है आपका सूक्ष्म जीव से संबंधित है कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से किसानों के, मनुष्य के मित्र या शत्रु हो सकते हैं, उससे संबंधित बात इस चैप्टर में बताई जाएगी। तो देखिएगा, पढ़ते हैं, इस निरपाई से सारी बातें आप लोगों को चैप्टर में कवर हो जाएगी। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे, बिल्कुल देख सकते हो आप लोग, है ना। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कोई आदमी जा रहा है, कोई लेडीज जा रही है, कोई बच्चा जा रहा है, तो आप लोगों ने आराम से देख लिया, ठीक है, दिख जाता है, सजीव जा रहे हैं, दिख रहे हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आप अपनी जो आंखें हैं उनकी सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि आप कदम भी रखते हैं तो उसके नीचे भी बहुत सारे जीव ऐसे रहते हैं जो आपके कदम रखने से मर जाते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए किसी यंत्र की सहायता ली जाती है, उस यंत्र को कहते हैं सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं? ऐसे जो इस प्रकार के जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं और माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड यानी कि गीली गीली ब्रेड आपने देखी होगी, रोटी देखी होगी, उस पर सफ़ेद सफ़ेद काय, मतलब सफ़ेद सफ़ेद सी कुछ जम जाती है और वो दुर्गंध भी मारने लग जाती है। वो होगा, ऐसा बहुत सारी बार देखा होगा। ठीक है, इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। आवर्धक लेंस होता है, माइक्रोस्कोप वगैरह जो होते हैं उनकी सहायता से आप लोग देखेंगे तो आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या है, ये कहाँ से आई है? क्या आपको पता है ये क्या है? तो ये होते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ फायदे वाले भी होते हैं, कुछ नुकसान वाले भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्रियाकलाप 2.1 दिया गया है जिसमें बताया गया है कि बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर केवल लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? जो सूक्ष्म जीव है उन्हें देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। माइक्रोस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी हिंदी में बोलते हैं। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, या फिर सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्रियाकलाप 2.2 कह रहा है कि एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें आपको लेनी है, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण करना है। आप किसी भी कादे कीचड़ की या कोई भी दुर्गंध युक्त स्थान से थोड़ा सा सैंपल लेकर आपको आना है। उसको लाने के बाद एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद डालना है। उस बूंद को ले जाकर आप लोगों को माइक्रोस्कोप के जस्ट नीचे रख देना है। जैसे आप माइक्रोस्कोप के जस्ट नीचे रखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप ऊपर से आंख की सहायता से देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे कण, बहुत सारे बैक्टीरिया इधर उधर घूम रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, जब आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो आपको सारे सूक्ष्म जीव दिखने को मिल जाएंगे। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से हम नहीं देख सकते। इसमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक होते हैं, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे सूक्ष्मजीव के प्रकार की। तो सूक्ष्मजीव को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है जीवाणु, दूसरा होता है कवक,
तीसरा होता है प्रोटोजोआ और चौथा होता है शैवाल। ठीक है, इन चारों की बात अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं, तो ध्यान से नाम याद रखना कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। तो इनके भी कुछ ना कुछ पार्ट है, उनको भी बताया गया है। चलिए अब देखो यहाँ पर विषाणु लिखा हुआ है, यानी कि वायरस। वायरस तो आप सभी जानते ही हैं, वायरस, विषाणु। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, यानी कि फ्लू आपको हो गया है, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलिया, कसरा भी विषाणु के द्वारा ही होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोलिया किसके द्वारा होता है, तो विषाणु। ठीक है, वायरस के द्वारा। ये चीजें ध्यान रखनी है। यह देखो, अतिसार और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बार पूछा गया है कि मलेरिया कौन से सूक्ष्म जीव से होता है, तो प्रोटोजोआ से। टाइफाइड और क्षय रोग जो है जो जीवाणु द्वारा होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6ठी 7वीं में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पर 2 प्रकार के जीवाणु हैं, ध्यान से सुनना। जीवाणु कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक तो कौन सा? स्पाइरल, और एक होगा छड़नुमा। स्पाइरल मतलब कि टेढ़े मेढ़े। ठीक है, पिंक कलर में जो है वो स्पाइरल है, और छड़नुमा आपको दिख रहा होगा जो बिल्कुल छड़ी के जैसे सीधे स्लट होंगे, वो यहाँ पर दिख रहे होंगे ब्लू कलर में। तो जीवाणु 2 प्रकार के, स्पाइरल और छड़नुमा। अब हम बात करते हैं शैवाल की। तो शैवाल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा चित्र 2.2 में। यहाँ देखो, शैवाल 2 प्रकार के हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोयरा। ठीक, कौन कौन? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा और पेरामीशियम। ठीक है, प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा और पेरामीशियम। अमीबा की एक खास बात यह है कि जो इसके यहाँ से अगर आपने इसको कहीं से भी काट दिया तो एक और नया अमीबा ये बना लेता है। ठीक है, बता दिया मैंने। कवक की बात करते हैं। कवक कितने बता रखे हैं? राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, राइजोपस। ठीक है, उसके बाद पेनिसिलियम होता है, चित्र आपको दिख ही रहा होगा। एस्परजिलस होता है। कवक के 3 भाग यहाँ पर देख लिए। अब हम बात करते हैं, जो आपने विषाणु पढ़ा था, विषाणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये दिख रही है आपको? ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, इस पर बात करते हैं। तो पहली बात तो यह है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल और कवक होते हैं। तो कहने का मतलब सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक, ये बर्फीली शीत से उष्ण क्षेत्रों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं, यानी कि जहाँ बर्फ है वहाँ भी सूक्ष्म जीव है, जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ भी सूक्ष्म जीव है, और हर हाल में ये जिंदा रहते हैं। यह मरुस्थल और दलदली क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा अकेले क्यों रह सकता है, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। अमीबा जो है, कहीं से भी आपने उसको काट दिया तो एक और नया जीव बना देगा। ठीक है, तो इसलिए वो खुद ही अपने अंदर पूरा समूह लेकर चलता है, इसलिए वो अकेला रहता है। कवक और जीवाणु क्या है, ये एक साथ ग्रुप में रहते हैं। अब देखो, सूक्ष्म जीव और हमारी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, सजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था चैप्टर स्टार्ट होने से, कुछ फायदेमंद है और कुछ नुकसान वाले हैं। तो देखो, इनमें से कुछ हमारे लिए फायदेमंद है, लाभदायक है, और कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक है। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। अध्ययन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर मित्रवत सूक्ष्म जीव की बात पहले करते हैं, जो एक दोस्त की तरह यहाँ पर जो है भूमिका निभाएंगी। उन सूक्ष्म जीव की बात करते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, जैसे दूध से दही में बदलना, वो भी क्या है, मित्रवत सूक्ष्म जीव है। दही आप खाते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है, तो ये क्या हो गया, एक मित्र हो गया। मित्र क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। ब्रेड में, केक बनाने में भी सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने, दारू बनाने में भी यहाँ पर जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है।
पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है और हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ये बात समझ में आ गई आपकी। अब देखो, दही एवं ब्रेड का बनाना कैसे बनता है, दही कैसे ब्रेड बनते हैं, उस पर बात की जाएगी। आप अक्सर साथ में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को क्या करते हैं, दही में बदल देते हैं। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु। अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। चलो, हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिसमें दही जम जाता है, जिसको अपन जाउन कहते हैं भाषा में। अगर अपनी भाषा में बात करें तो थोड़ा सा जाउन डाल दिया जाता है ताकि वो अगले दिन या फिर सुबह तक तो जम जाता है, ठीक है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर, यानी कि जो जनन क्रिया होती है उससे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा यानी कि सूजी, इडली, भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं इष्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। कभी आपने देखा होगा चावल का जो मिक्सी में पीसा जाता है, चावल का पेस्ट बनाया जाता है, उसको ना 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए ढीला छोड़ देते हैं, मतलब कि खुला छोड़ देते हैं, या फिर किसी सूती वस्त्र से ढककर छोड़ देते हैं। क्यों? तो क्योंकि वो फुलाव लेता है, उसमें क्या होता है, किण्वन होता है, ठीक है ना। क्रियाकलाप 2.3, एक बर्तन में आधा किलो आटा और मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए, ठीक है ना। थोड़ी सी चीनी डालकर मिलाइए, इसमें थोड़ी मात्रा में ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए, यानी कि ईस्ट पाउडर जो आपके खाने का सोडा होता है उसको मिलाकर आप लोग गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ फील किया? जैसे आप लोग आटा लगा के रखेंगे तो एक लाइन पर निशान लगा देना, उससे ऊपर आप लोग पाएंगे, क्योंकि क्या करता है, जो ईस्ट पाउडर है, जो खाने का सोडा है, वो आपको क्या कर देगा, इसका जो है किण्वन करके इसको थोड़ा अच्छा कर देगा, मतलब स्पंजी टाइप में कर देगा और थोड़ा फुला देगा, समझ रहे हो। चलिए, खमीर द्वारा उठी हुई मैदा। इष्ट तीव्रता से जनन करके शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बैंकिंग उद्योग में इष्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड और पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सॉरी, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में इष्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 2.4 पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। 500 ml का बीकर लेना है, उसमें 3/4 भाग आपको जल भरना है। इसमें 2-3 चम्मच चीनी डालनी है और आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालना है। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखना है। अब विलयन को क्या कर देना है, सूंघ कर देखिए। अब विलयन को आपको क्या करना है, सूंघ कर देखना है। एल्कोहल की गंध उसमें आएगी, यानी कि दारू की टाइप में स्मेल आपको सूंघने में आएगी, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने का कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पास्चर ने जो है किण्वन की खोज 1857 में की थी। एक लुई पास्चर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किण्वन की खोज की थी 1857 में, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को अपन कहते हैं क्या, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, ठीक है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैवी औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। कौन कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली क्या है, एंटीबायोटिक है, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग किया।
अचानक उन्हें संवर्धन तस्वीर पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु दिखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है। अब बात करते हैं पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरक्षण रोकता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतना प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग सर्दी जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, फ्लू हो जाता है, तो क्या करते हो? जाते हो मेडिकल पे और दवाई लेकर खा लेते हो, जबकि ये इतनी प्रभावशाली नहीं होती है। ये 3 या 4 दिन के अंतर्गत खुद भी मिट जाती है। ठीक है। अगर ज़्यादा ही हो गई हो, भाई कोई टीबी का ही मरीज है, तो दिखाना जरूरी है, समझ रहे हो। पर छोटी मोटी हो जाए तो आप लोग अनावश्यक यहाँ पर जो है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक आपको नहीं लेनी है, वो आपकी ह्यूमैनिटी पावर जो है घटा देती है। ऐसा कहना चाहता है चैप्टर। बाकी आपकी इच्छा है यार, आपकी शरीर, आपकी लाइफ। ठीक। वैक्सीन, टीका। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? आपने टीके का मतलब समझ गए हो ना, इंजेक्शन। समझे? टीका जो होता है इंजेक्शन आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि बचपन में बच्चों के टीके लगाए जाते हैं ताकि उनको आने वाले टाइम में कोई ऐसी बीमारी ना हो, और अगर बीमारी हो भी जाए तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा एंटीबायोटिक बन जाए, ऐसी एंटीबॉडी बन जाए जो उनको लड़ने में सहायक हो, यानी कि रोग उनको ना हो। इस वजह से टीके लगाए जाते हैं। ठीक है। चलो, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है प्रतिरक्षी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अगर कोई आपके एक चांटा देकर जा रहा है, समझो बात को समझना, अगर कोई आपके चांटा देकर जा रहा है तो आपको पता है कि उस टाइम आपको क्या करना है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी आपके शरीर में रोगाणु आ रहे हैं, जो आपकी चांटा देने आ रहे हैं, आपको खोखला करने आ रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए शरीर को पता है कि क्या करना है, इसको किस तरीके से भगाना है। ठीक है। यदि मृत्यु अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। ठीक है। टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके द्वारा रोका जा सकता है। अब एक अच्छा सा नाम आता है एडवर्ड जेनर का, जिन्होंने क्या किया, चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज कर दी थी। पहले चेचक एक बीमारी थी, बढ़िया अच्छी खासी बीमारी थी, तो 1798 में इन्होंने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था, खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके, मैं कह रहा हूँ ना, बचपन में जब टीके ठोके जाते थे, बच्चा रोता था, है ना, वो इसलिए ठोके जाते थे कि आप लोग, ठोकने का मतलब समझ रहे हो, है ना, इसलिए लगाए जाते थे कि आप लोगों को कोई भी रोग आगे फ्यूचर में ना हो। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न, समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के लिए पल्स पोलियो अभियान तो देखे ही होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका या वैक्सीन होता है जो 2 बूंद जिंदगी की जिसको कहते हैं। तो पोलियो एक बहुत भयंकर बीमारी थी किसी टाइम पर, तो उससे निजात पाने के लिए जो है यहाँ पर 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाती है। और अभी हाल फिलहाल में जो भारत है वो पोलियो मुक्त है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कुछ है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ तो क्या ही बताऊं, 10-20 साल पहले क्या होता था, एक बड़े से पात्र होते थे जिसमें बढ़िया गर्म पानी हीटर लगा होता था, और
डॉक्टर के कंपाउंडर के आप जब जाते थे तो उसमें इंजेक्शन पड़े रहते थे। क्यों पड़े रहते थे? एक ही इंजेक्शन से अलग अलग व्यक्ति को लगाया जाता था। क्यों? अब देखो उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हालांकि आप सभी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, सभी को पता होगा, फिर भी आप लोग सुनिएगा। जब डॉक्टर के पास आप जाते थे तो क्या होता था, इंजेक्शन गर्म पानी में उबले हुए रहते थे। तो पहला डर तो इंजेक्शन का ऐसे ही दिमाग में चलता रहता था कि आज तो गए। फिर ऊपर से उसको गर्म पानी में और पट के रखते थे। तो जो दिमाग में बैठा हुआ था ना पहले बचपन में, तो ये लगता था कि अब तो अपन सही होके ही जाएंगे भाई। बिल्कुल डर तो ऐसा लगा रहता था, बहुत खतरनाक वाला। पर होता था ऐसा, वो इसलिए होता था कि जो सूक्ष्म जीव या दूसरे के जिसके भी इंजेक्शन लगाया है उसके अगर कोई बीमारी है या उसको कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन वो गर्म पानी में जाके वो जितने भी रोगाणु जीवाणु जो भी है इंजेक्शन में वो मर जाएंगे। वो मर जाएंगे तो उसी इंजेक्शन का उपयोग कर लेंगे, क्योंकि पहले इंजेक्शन और ये सारी चीज़ें क्या थी, कम थी। अभी क्या है, 5 रुपये का एक इंजेक्शन लाए, एक के लगाया और उसको कचरे में फेंका, फिर 5 का दूसरे के लिए लाए, उसके लगाया, वो फेंका। तो अभी जो है थोड़ा सही है, पहले ये चीज़ें थी, ठीक है ना। तो किसी और की बीमारी अपने माथे भी आ सकती थी पहले। अभी थोड़ा बहुत सारी सावधानियां हो गई है, सब चीज़ें डेवलप है। मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब नीलहरित शैवाल जहाँ जाए वो क्या करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उनकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैव नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। यह बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर देखो, साइनोबैक्टीरिया और एक नीलहरित शैवाल आपको देखने को मिले होंगे। दोनों के डायग्राम में मेरे भी समझ में नहीं आ रहे, आपके भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सूक्ष्मदर्शी से लिए गए चित्र हैं, ठीक है ना। अब आपको कोई प्रैक्टिकली दिखाए तब आपको समझ में आएंगे, बाकी आप लोग यहाँ पर नॉर्मली जो है ज्ञान ले सकते हो। चलो, पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे होगा? अब नॉर्मल बात है, पर्यावरण का शुद्धिकरण आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या करना है। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो, जो 2 चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं दोनों लड़के लड़की, पहेली और बूझो। और दूसरे विद्यालयों ने घरों और बगीचों से पत्तियां और फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उनके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इनका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। देखना आप बहुत सारी बार जब अपशिष्ट चीजें आप किसी गड्ढे में डालते हो, कूड़े कचरे में डालते हो, तो वहां पर देखोगे आप लोग बहुत सारे जीवाणु रोगाणु जो है, सूक्ष्म जीव जो है, उनको खाते रहते हैं और उसको क्या करते हैं, खाद बना देते हैं। ठीक होता है ना ऐसा। कुछ समय बाद इनका विघटन होने से खाद में परिवर्तित हो जाती हैं। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार हो सकता है। क्रियाकलाप 2.5। ये बूझो और पहेली 2 ऐसे बालक हैं जिनको इनके माता पिता ने स्वतंत्र छोड़ दिया कि आप लोगों पर पूरी जिम्मेदारी है कि एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, और वो इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। आप लोग देख ही पा रहे होंगे। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इसमें ए और बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए और दूसरे गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल और प्लास्टिक के टूटे खिलौने, ये सब आपको एक में भरने हैं और दूसरे में आपको क्या भरना है, ओनली पौधों का कचरा। तो जो पौधों का कचरा है ना, वो तो यहाँ पर जो है खाद के रूप में चेंज हो जाएगा, पर पॉलीथीन यहाँ पर जो है, प्लास्टिक जो है यहाँ पर कटेगी फटेगी नहीं। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे गमला एक के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया है। ये कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया है। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला 2 जिसमें प्लास्टिक और जो है आपने पॉलीथीन, कांच के टुकड़े सब भरे थे, उसमें कोई परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपके। चलो देखो, बात इतनी सीख है कि एक इंसान है जिसे एक तरफ तो दे दिया खाने के लिए आम और एक तरफ दे दिया पत्थर मतलब भाटा, स्टोन, समझ गए। तो वो क्या खाएगा? आम तो खा लेगा और बाटा थोड़ी ना खाएगा। तो वो प्लास्टिक नहीं खाएगा, ओनली जो पेड़ पौधों की जो सड़ी गली पत्तियां हैं उनको खा के खाद में परिवर्तित कर देगा। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मरते जीवों को सड़ते हुए पादप और कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और यह पदार्थ अन्य पौधों और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग में लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं।
अब बात करेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव की। पहले अपन ने मित्रवत सूक्ष्म जीव पढ़े थे, तो आपको नुकसान नहीं कर रहे थे, ओनली फायदे दे रहे थे। अब यहाँ पर जो आ गए हैं भाई साहब हानिकारक वाले। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल और भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा होते हैं, उसे संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अभी छींक रहा है, कांस रहा है, अपने दूसरे का मुंह उसके सामने ही है, तो उसके अंदर भी क्या चले जाएंगे संक्रमित व्यक्ति में भी, संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में भी चले जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, इनको कहेंगे संचरणीय रोग। इस प्रकार के रोगों की कुछ उदाहरण जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। ठीक है ना। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। देखो ये रहा, बूझो। तब आप संचरणीय रोगों का फैलाना किस प्रकार रोकते हैं। अब यहाँ पर पहेली कह रही है, हमें छींकते समय अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। बिल्कुल सही बात इन दोनों ने कही है। अब देखो, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है अच्छा खासा। मक्खी कूड़े और जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। यह रहा मादा एनाफिलीज मच्छर। देख रहा है आपको। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें। सारी पंचायत इन दोनों को ही है, क्योंकि इन्हों को क्या है, आपका चैप्टर कंप्लीट कराना है। समझ रहे हो। तो देखो, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कभी भी रुका हुआ नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने देना। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ और शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को रोकने से, फैलने से रोका जा सके। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस टाइप की कोई सारणी है जिसमें मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग, सामान्य रोग बताए गए हैं। पहले रोग की बात करते हैं, क्षय रोग, जो किससे होता है, जीवाणु से होता है और वायु के माध्यम से होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, खसरा, मिसल्स जो है वो वायरस से होता है और वो भी वायु के कारण ही होता है। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है पर वायु और सीधे संपर्क से हो सकता है। पीलिया वो भी वायरस से और वायु या जल के संचरण से होता है। अब इसके बचाव क्या है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रहना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। हैजा और टाइफाइड की बात करें तो जीवाणु से होते हैं, जल और भोजन के माध्यम से होते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण करना चाहिए। हेपेटाइट ए जो है वो वायरस से होता है और जल के माध्यम से होता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण कराना चाहिए। मलेरिया जो है आपने पहले भी पढ़ा था, ये किससे होगा, प्रोटोजोआ से, और मच्छर से ये होता है संचरण इसका। मच्छरदानियों का प्रयोग करें। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना है। कीटनाशक का आपको छिड़काव करना है और मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए किसी भी जगह पर आपको जल को एकत्रित नहीं होने देना है। अब बात करते हैं मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग और उनके फैलने रोकने के लिए कुछ उपाय 2.1 में दर्शाए गए हैं। अब बात करेंगे जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। देखिए क्या पढ़ लिया था मैंने, हाँ, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग के कारक हैं।
रोबोट कोच नाम के एक व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट है सॉरी। रोबोट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो कि एंथ्रेक्स रोग का क्या है, कारक है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारणी कंप्लीट हो गई थी अपनी। उत्पन्न करते हैं, उदाहरण के लिए एथेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको एक सारणी दिखेगी जिसमें पादप रोग है नींबू केकर। ये इसका सूक्ष्म जीव होता है जीवाणु और वायु के द्वारा ये होता है। गेहूं की रस्ट की बात करें तो कवक सूक्ष्म जीव है और संचरण इसका वायु और बीज से होता है। भिंडी का पित्त जो है उसमें भी सूक्ष्म जीव वायरस है और संचरण जो है कीट से होता है। अब बात करते हैं खाद्य विषाक्तन। बहुत सारी बार आपने सुना होगा, कहीं जिमने जाते हो तो कहता है मेरा फूड पॉइजनिंग हो गया, समझ रहे हो, यानी कि अनाप शनाप सारी चीज़ें खा ली, दुर्गंध युक्त अच्छी थी वो भी, बुरी थी वो भी, तो क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, पच नहीं रहा, समझ रहे हो। तो देखो, भुजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन ठूस ठूस के खाए। समझिए, ठूस ठूस के मतलब फूड पॉइजनिंग हो रही है ना, तो उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। घर आने पर उसने वमन उल्टी होने लगी। उसे बहुत सारी बार आप देखेंगे, मजाक सेट के बाद अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारी बार आप पानी पतासे के ठेले पर जाएंगे तो उनका जो पानी जो रहता है ना, पानी पतासे का, वो बहुत बेकार पानी रहता है। कैसे रहता है, ठीक, कैसे रहता है उस पर बात करूं। देखो, पानी पतासे वालों के पानी पर मक्खियां भी मंडराती है। वही मक्खियां आपके जो है अपशिष्ट पदार्थों पे भी मंडराती है। समझ गए हो ना, अपशिष्ट पदार्थ। फिर वही आपके पानी में भी, फिर वो भैया गपचिक जो लगे रहते हैं वो आलू वालू करने, उसमें भी। ठीक है, तो कितनी गंदगी से आप लोगों को पानी पतासे खिला दो भैया, कहते हो, और फिर कहते हो बड़े टेस्टी है भैया। तो वो बड़े टेस्टी तो है पर बहुत दुखदायक भी है, समझ रहे हो। इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर खाना है तो घर पे बना के खा लो, खुद के हाथों से खा लो, ठीक है, तो वो बढ़िया रहता है। बाकी देखो, जमाना है चल रहा है जो है, पर फूड पॉइजनिंग हो जाता है। भुजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसने वमन उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तता के कारण होने वाली स्थिति है। पहले को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है, यानी कि आप तो भोजन खा रहे हैं, वो जहर कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त यानी कि जहरीला बना देते हैं, जिससे सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब बात करेंगे खाद्य परीक्षण की। ठीक है, देखो, अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण और भंडारण के बारे में तो पढ़ा ही था। नीम की पत्तियां रख रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं वो। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले और नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी क्या होगा, खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय से संदूषित नहीं होता है। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में भी करते हैं और सूक्ष्म जीव से बचाव भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब अचार डाला जाता है तो उसमें नमक वमक, हल्दी वल्दी और फिर तेल वेल डाले जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसे सड़ने से बचाते हैं। सीधी बात है। चलो, रासायनिक उपाय। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक होते हैं। ध्यान रखना कौन कौन से, सोडियम बेंजाइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम और इसके वेस्ट बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परीक्षण। अब नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, वो सड़ता नहीं है, ध्यान रखना। देखो,
सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली के परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परीक्षण, जैम, जेली, स्केवेज का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करती है। तेल और सिरके द्वारा परीक्षण, तेल और सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली और मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म और ठंडा करना, आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक जो है सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है। थैलियों में आने वाले दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चीकृत होता है। यानी कि पाश्चीकरण क्या है, चलिए बात करते हैं पाश्चीकरण पर। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से 15-30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज जो है लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। भंडारण और पैकिंग क्या होती है? आजकल मेवे और सब्जियों की वायुरोधित सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव क्या है, सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात अगर हम करें तो क्लास 6 और 7 में जो है राइजोबियम जीवाणु के बारे में हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। जड़ों में पाए जाते हैं दलहनी फसलों की। ठीक है, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं। जैसे सेम और मटर में जो एक सहजीवता है, कभी कभी तंडित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। यहाँ देखो, लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथियाँ आपको दिख रही है। वायु नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का क्या है, आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नील हरी शैवाल जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये देखो नाइट्रोजन चक्र है जिसकी बात करेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन सबसे पहले क्या हुआ, तंडित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, और फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बने। फिर जीवाणु द्वारा क्या हुआ, नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, और वापिस वायुमंडलीय नाइट्रोजन। ठीक है, बात करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की। तो यहाँ देखो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीलहरी शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हुआ। फिर स्थिरीकरण के बाद नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित हो गई। फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बने। यौगिक से पौधों का अवशोषण हुआ, जंतुओं का पौधों का भोजन खाना हुआ। फिर उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट बने, और फिर वापस से नाइट्रोजन के यौगिक बने। फिर वही प्रोसेस पूरा होता चला गया। अब देखो, इस चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसके शब्द जो थे शैवाल थे, प्रतिजैविक है ना, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, जीवाणु, ठीक है, वाहक जो है, संक्रामक रोग, किड़न, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन चक्र, स्थिरीकरण, पाश्चीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका, विषाणु, इष्ट, खमीर। ठीक है, अब आपने क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं देखे जा सकते। फिर आप सोच रहे होंगे, दो हैं आंखें तो अकेली कैसे हुई? हाँ, आपकी आंखों से नहीं देखे जा सकते, कहने का मतलब यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों और मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों और जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं।
जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे कि जीवाणु है, पादप है, जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है औषधि और एल्कोहल के वाणिज्यिकरण उत्पादन में भी उपयोगी है। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे से जैसे कि मृत्यु पौधे और जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर जल सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं, सुना ही होगा आपने। कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारे भोजन को क्या करते हैं, जहरीला बना देते हैं, विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेगुमिनेसी पौधों की जड़ों और ग्रंथियों में पाए जाते हैं। लेगुमिनेसी कुल मतलब होता है कि दलदली फसलें जो रहती है, दलहनी। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीलहरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे निर्मोचन वायुमंडल में होता है। इस टाइप से आप लोग जो है ये क्वेश्चन करेंगे तो आराम से चीज़ें कवर हो जाएगी। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चन करना जरूरी है। साथ में ही जो 8th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो इस प्रकार से आप लोगों का एनसीईआरटी विज्ञान विषय का क्लास 8th का सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव एवं मित्र फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला चैप्टर आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।